ओके जी, जस्ट रिवीजन में दोबारा स्टार्ट से शुरू करूँ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ डिस्कशन थी जो कि मैं चाह रहा था कि दोबारा से क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो व्हाट्स अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर? वी हैव कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट नोड्स, लेकिन उनमें हमेशा एक नोड जो है दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट, और उससे जो कनेक्शन जा रहे हैं इनको एजेस कहते हैं, ठीक है। नोड्स होगी, उनके साथ एजेस होगी, और एजेस के साथ किसी एक नोड के साथ एक ही जगह मल्टीपल नोड्स भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो दैट्स द डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस डाटा स्ट्रक्चर्स कि आप एक नोड से आगे मल्टीपल जा सकते हैं। इसके बाद जो टॉप पे नोड है जिसके इनकमिंग कोई भी पाथ, कोई भी एज नहीं है, दैट्स द रूट नोड, ठीक है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये तो बड़ा क्लियरली आपको दिखाया हुआ है कि इट लुक्स लाइक के अपसाइड डाउन कुछ ड्रॉ हुआ है, टॉप पे एक नोड है, उसके बाद बाकी नोड नीचे 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 चले जा रहे हैं, लेकिन दैट्स द वे कि आपको क्लियरली दिखाया जाए कि इट इज अ ट्री। असल में जब चैलेंजेस आएंगे, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा ये लाइफ में, तो उसमें इस तरह से नहीं होगा कभी भी। आप डाटा की बेस पे डिसाइड करेंगे कि अच्छा ये कनेक्शंस है, और इवेंचुअली आप देखिए अच्छा इट्स अ ट्री। आपको एक्चुअली कोई ना कोई एल्गोरिथम रन करना पड़ेगा जो कि प्रूव करेगा नो इट्स अ ट्री। उसके बाद आप इसको मजीद प्रोसेस कर सकते हैं। जब इसका कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज अ ट्री, तो फिर आप इसके ऊपर कोई भी ट्री बेस्ड एल्गोरिथम रन कर सकते हैं। तो फाइंडिंग दिस नोड व्हिच इज अ रूट नोड, इट कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वो नोड है जिसका इनकमिंग कोई नहीं है, यहाँ से आगे सिर्फ आउटगोइंग एजेस जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ट्री के स्टोरेज के मैकेनिज्म होते हैं जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो नोड है इसका इनकमिंग कोई नहीं है, इसके सारे एजेस थ्रू आउट होंगे। इनफैक्ट जब हम ट्री की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो वहीं से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये हो सकता है, ठीक है जी। तो वी हैव वन रूट नोड, और उसके बाद आगे नोड जो होते हैं उनसे उससे कनेक्टेड होते हैं, एंड फर्दर उससे नीचे नोड मजीद कनेक्टेड होते हैं। तो दैट्स अ कनेक्टेड स्ट्रक्चर जिसमें एक नोड से आगे मल्टीपल पाथ्स आते हैं। फिर हमने देखा था कि किसी नोड के जो रिलेशनशिप है वो क्या हो सकता है कि जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एच इज द रूट नोड, इसके साथ जो कनेक्टेड है, अब यहाँ पे एच की डायरेक्शन भी क्लियरली दिखाई हुई है। अगर ये ना भी दिखाई होती तो ट्री में हमें पता होता कि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने जो टॉप पे लिखा हुआ है वो सबसे वो रूट नोड है, और उसके नीचे जो नोड्स हैं उनके एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है। तो एच का चाइल्ड जो है दैट इज आई नोड, और आई का पेरेंट जो है दैट इज एच, ठीक है। तो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप भी है। उसके बाद हमने देखा था डिग्री की डेफिनेशन। डिग्री की डेफिनेशन मैंने दो उसमें डिवाइड की थी, क्योंकि प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता है। कहीं पे हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो करंट नोड है ये आगे कितने नोड से कनेक्टेड है। किसी प्रॉब्लम में हम ये देखना चाहेंगे अच्छा ये जो नोड है इससे कितने नोड्स कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें एक्चुअली ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर आप थोड़ा सा रियल लाइफ में देखें तो बड़े कॉमन है कि आप एक सोशल नेटवर्क में बैठे हैं जैसे फेसबुक है, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक पर्सन कितना रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं किसी होक्स को फैलाने में, या जैसे भी हम पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक में किसी कोई पर्सन जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया ये कितने मजीद लोगों को आगे यही चीज फैला सकता है। तो इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, और डिग्री ये कितने लोगों से ये कनेक्टेड है। लेकिन ऐसा दूसरी तरफ से देखते हैं कि एक पर्सन खुद कितना डेंजर सिचुएशन में है कि इसको कोई चीज इस तरह की पेंडेमिक या होक्स मिल सकती है, डिग्री, ठीक है। तो ये चैलेंजेस पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इस डिग्री को दो डिफरेंट वेज में हमें पढ़ना, ये एटलीस्ट टर्म्स याद होना जरूरी है। बाद में प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा कि आप इसको कैसे यूज करें। लेकिन डिग्री इसके इस नोड पे कितने एजेस जो हैं वो इंसिडेंट है, इनकमिंग भी हो सकते हैं, आउटगोइंग भी हो सकते हैं। लेकिन ट्रीज के अंदर बहुत क्लियरली हमें पता है कि डेफिनेशन ही ये है। इनफैक्ट आई गेस मैंने लास्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन डेफिनेशन ये है कि किसी भी ट्री के अंदर अगर आप रूट से स्टार्ट करेंगे तो किसी भी नोड तक जाने का सिर्फ एक पाथ मिलेगा आपको। अगर ये मल्टीपल है तो दिस वायलेट्स द कंडीशन ऑफ अ ट्री। तो ट्री की जो कंडीशन है या जो इसकी प्रॉपर्टी है जो जिसकी बेस पे हम कहते हैं इट इज अ ट्री, वो है ये कि किसी भी नोड से दूसरे नोड पे जाने का एग्जैक्टली एक पाथ होगा। अगर मल्टीपल पाथ्स हैं तो इट्स नॉट अ ट्री, ठीक हो गया। और दूसरी डेफिनेशन ये है कि ट्री के अंदर कोई भी नोड ऐसा नहीं होगा जिसपे जाने यानी कि कोई रूट से किसी भी नोड पे जाने के लिए लाजमी एक ना एक पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन, ये दो कंडीशंस मिला के ट्री बनते हैं कि किसी भी नोड पे जाने का एक पाथ लाजमी होगा, और दूसरी ये कि एक ही पाथ होगा, इससे ज्यादा नहीं। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ये दोनों कंडीशंस मिलाए तो स्ट्रक्चर बिकम्स अ ट्री। तो डिग्री जो है उसमें ट्री में अगर बात करें तो इनकमिंग हमेशा वन ही होगी,
क्योंकि रूट से अगर रास्ता आ रहा है तो एक ही आ रहा होगा, मल्टीपल आ ही नहीं सकते, तो अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो दैट्स नॉट अ ट्री। तो इसलिए ट्रीज के अंदर इन डिग्री इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो स्ट्रक्चर मैंने दूसरा बताया था जब सोशल नेटवर्क की बात की थी, तो ट्रीज से ज्यादा जो बड़ा सेट है स्ट्रक्चर्स का, दैट्स अ ग्राफ। ट्री इज अ सबसेट ऑफ अ ग्राफ। ग्राफ के ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती कि एक ही पाथ होगा, मल्टीपल पाथ। ठीक है, तो अगर अगर आप ये पूछे कि ट्री के अंदर अगर मल्टीपल पाथ्स किसी नोड तक आते हो तो फिर वो क्या होगा, वो ट्री नहीं होगा, वो एक ग्राफ होगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ में फिर इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों डिफरेंट हो सकती है। ट्री में इन डिग्री हमेशा 1 होगी, तो हम इसमें सिर्फ आउट डिग्री को कंसीडर करेंगे कि ये चेंज हो सकती है। इसके बाद वी हैव नोड्स को जिनके कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो जिन नोड्स के कोई चिल्ड्रन नहीं है, दोस नोड्स आर कॉल्ड लीफ नोड्स। ठीक है, तो लीव्स हैं ये। लीफ नोड बेसिकली किसी भी पाथ की टर्मिनेशन को बता रहा होता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नोड होता है। आप कोई एल्गोरिथम चलाएंगे तो जैसे आप व्हाइल लूप लगाते थे ना कि मैं काउंट करना चाह रहा हूँ कितने नोड्स हैं स्ट्रक्चर में, मैं काउंट करना चाह रहा हूँ यहाँ से आगे कितने नोड्स हैं, मैं जो काउंट करना चाह रहा हूँ पाथ की लेंथ क्या है। तो ये जो लीफ के आगे नल यानी कोई चिल्ड्रन नहीं है, दैट्स अ ब्रेकिंग कंडीशन की जहां पे आपकी लूप्स यूजुअली ब्रेक हो जाया करेंगी। लीफ के अलावा जितने भी नोड्स होते हैं दे आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स इंक्लूडिंग द रूट नोड। ठीक है, लीव्स के अलावा जितने भी नोड्स हैं ट्री के अंदर जिनका कोई ना कोई चाइल्ड मौजूद है, ऑल दोस नोड्स आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। अगर ट्री के अंदर एक ही नोड है, द ओनली नोड इज द रूट नोड एंड द इंटरनल नोड एंड द, ठीक है, तो सब कुछ वो खुद ही है। तो ट्री के अंदर एक नोड होना इज अ पॉसिबल सिनेरियो। तो यहाँ पे कुछ रेड नोड्स हैं, दीज आर द लीफ नोड्स, और ये जो ब्लू नोड्स हैं दीज आर द इंटरनल नोड्स, इनके चिल्ड्रन हैं। ठीक है जी, एक चाइल्ड भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं। इंटरनल लीफ के अलावा सारे नोड्स इंटरनल नोड है। तो ये अगर एक ही ग्राफ है, इसमें देखें जो रेड वाले हैं ये सारे लीव्स हैं, और अगर आगे देखें तो उसी के हमने जब इन्वर्स कर दिया कि बाकी जो बच गए वो सारे इंटरनल नोड्स हैं। अच्छा, इसके बाद मैं अभी जिक्र भी कर रहा था कि हम ट्रीज के अंदर यूजुअली कुछ पाथ्स फाइंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। दैट्स द चैलेंज जो कि हम ट्रीज के थ्रू सॉल्व कर रहे होते हैं कि हमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, अब हम चेक करना चाहें कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो यूजुअली हम किसी एक नोड से, यहाँ पे बी अगर नोड में कहूँ तो बी इज द सोर्स नोड, यहाँ से किसी भी नोड पे जाने का इसको डेस्टिनेशन नोड कहेंगे। तो सोर्स नोड एंड द डेस्टिनेशन नोड, इन तक जाने का जब हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का जब पाथ ढूंढेंगे तो पाथ इज कि हमने सोर्स नोड से किस नोड पे गए, दूसरे नोड से आगे कहाँ गए। तो सोर्स नोड इज, अगर हम पाथ में काउंटिंग करें तो A0 A1 और उसके बाद आगे G नोड है, दैट्स A2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको काउंट करते हैं। पाथ की लेंथ इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यही हमें बता रही होती है कि कितना डिफिकल्ट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो पाथ की लेंथ जो होती है वो यूजुअली हम नंबर ऑफ एजेस काउंट करते हैं। तो अगर नोड्स काउंट करेंगे तो वो तो 3 है, लेकिन एजेस हमेशा 3 नोड्स के बीच में 2 ही लग सकते हैं। ट्री है ना, जब ट्री है तो एक ही पाथ जा रहा होगा, मल्टीपल पाथ नहीं जा रहे होंगे, तो एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे 2 एजेस बनते हैं हमेशा। तो अगर नोड्स n आ रहे हैं तो जो पाथ की लेंथ है दैट्स n-1 नंबर ऑफ एजेस। ये बात समझ आ रही है ना, हमें पाथ की लेंथ बताते हुए नंबर ऑफ एजेस काउंट करने होते हैं, नंबर ऑफ नोड्स नहीं काउंट करने होते। तो अगर आप नंबर ऑफ नोड्स इजीली काउंट कर लेते हैं तो -1 इज द नंबर ऑफ एजेस। इससे ज्यादा काम हो ही नहीं सकते ना, प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो अगर n चीजों को आपस में एक लाइन में कनेक्ट करना है तो n-1 कनेक्शन चाहिए। तो दीज आर 2 पाथ्स। एक पाथ की लेंथ 11 नोड्स या 10 इज द लेंथ ऑफ द पाथ, इनके एजेस 10 होंगे। और जो रेड वाला है उसमें 5 नोड्स हैं, तो जो एजेस होंगे वो 4 होंगे डेफिनेटली। तो दीज आर 2 डिफरेंट पाथ्स। अब ये क्या फाइंड करें ये नहीं पता, मे बी ये कोई एंसेस्टर्स का रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं कि टॉप से लेके यहाँ तक क्या चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे वैसे एक एप्लीकेशन में आती है कि यूजुअली जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स है या बायो साइंसेज है उसके अंदर हम ये चेक कर रहे होते हैं कि जेनेटिक्स में क्या चल रहा है। ठीक है, तो दिस एग्जांपल कैन बी टेकन कि ये उस तरह की बात भी हो सकती है कि यूजुअली ये जो चीज होती है कि हेरिडिटरी डिजीजेस होती है, उसके लिए ये चेक करना कि कहाँ से ये इसका स्टार्ट हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ट्रीज उसमें भी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये तो बिल्कुल ट्रूली आपकी जो फैमिली ट्री होता है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100%। अभी हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे कि ट्रीज बहुत सारी चीजों को एग्जैक्टली डिपिक्ट करते हैं जो कि हमारे पास होता है।
अच्छा, ट्री में एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी डेप्थ ऑफ अ ट्री, जो कि मैंने इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि रूट इज एट डेप्थ 0। तो आप टॉप से काउंट करना शुरू करिए, रूट इज डेप्थ 0, और उसके नीचे जो उसके चिल्ड्रन होंगे रूट के से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो रूट से 1 स्टेप अहेड है, तो दैट्स डेप्थ 1। उसके बाद वहां से आगे जाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ रूट से काउंट करें, जो एक पेरेंट की डेप्थ है उससे +1 उसके चिल्ड्रन की डेप्थ, तो 0 1 2 3, इस ट्री के अंदर 3 इज द मैक्सिमम डेप्थ, और ये जो डेप्थ है दैट्स जिनके पूरे ट्री की जो डेप्थ है वो रूट से लेकर लॉन्गेस्ट पाथ पे जाए, वहां पे जो लीफ नोड मिलेगा, लीफ नोड इज द टर्मिनेशन ना, टर्मिनल नोड, तो रूट से लीफ लॉन्गेस्ट लीफ पे जाएं, लॉन्गेस्ट पाथ पे जाएं, और लीफ जो मिले दैट्स द लेंथ ऑफ द इंटायर, दैट्स द डेप्थ ऑफ द इंटायर ट्री, जो पाथ की लेंथ है दैट्स द डेप्थ ऑफ द इंटायर ट्री। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? कुछ एल्गोरिथम्स में हम डेप्थ को यूज करेंगे, कुछ जगहों पे डेप्थ नहीं यूज करेंगे, इसकी अल्टरनेटिव हम कुछ और यूज करेंगे। तो पहले डेप्थ की एग्जांपल देख लेते हैं कि रूट इज एट डेप्थ 0, तो मैं काउंट करें तो डेप्थ 1 2 3 एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग डेप्थ 4। ठीक है, आगे चलिए तो 5 6 7 8 दिस इज 9 10 11 12 13 दिस इज 14 15 16 एंड दिस इज 17। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिफरेंट, अब ये जो डेप्थ है अगर आप देखिए जो रेड लाइन है इसको अब ये भी कह सकते हैं कि ये कौन सा लेवल है। ठीक है, तो ट्री के अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो टर्म है दैट इज द लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल। हमेशा रूट का 0 होता है और उससे नीचे काउंट करते जाते हैं, जितने स्टेप्स अहेड चलते जाए उतने लेवल्स ऐड होते जाते हैं। ठीक है जी, तो दैट्स द लेवल, उसके मतलब लेवल और डेप्थ एक ही चीज है। पूरे ट्री की डेप्थ देखें तो रूट से लेकर लॉन्गेस्ट पाथ, लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक नोड की डेप्थ देखें तो जैसे ये नोड है इसकी अपनी डेप्थ देखी जाए तो दैट्स 9 डिस्टेंस फ्रॉम द रूट, इसकी देखी जाए तो 10, इसकी देखी जाए तो 11, तो किसी एक स्पेसिफिक नोड की भी डेप्थ हो सकती है। क्योंकि मैंने डिफाइन ऐसे किया था, रिकर्सिवली अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि पेरेंट की जो भी डेप्थ है उससे +1 उसके चाइल्ड की डेप्थ। ठीक है जी, तो हर नोड की अपनी डेप्थ भी होती है और अपना लेवल भी होता है। इसके बाद जो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन दैट्स दी हाइट। अब ये बिल्कुल इनवर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। तो हाइट ये होती है कि लीफ नोड की हाइट 0 होती है, पहले रूट की डेप्थ 0 थी ना, जब हाइट की बात करेंगे तो लीफ नोड की हाइट जो है दैट्स 0। और अगर अगर मजीद थोड़ा सा रिफाइन या फॉर्मल डेफिनेशन पे चले जाए तो हम ये कहेंगे कि किसी भी नल पॉइंटर की हाइट अगर पूछेंगे दैट इज -1, उसका पेरेंट होगा कोई लीफ नोड जिसकी हाइट -1 में +1 हो जाएगी, दैट इज 0, और 0 से ऊपर तो हमारे पास चाइल्ड की हाइट जो होगी पेरेंट की हाइट उससे +1 होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनवर्स हो गया डेप्थ की डेफिनेशन की। तो यहाँ पे देखें तो ये जो लीव्स हैं इनकी हाइट है 0। अब ये जो स्पेसिफिकली लास्ट लेवल पे लीव्स को देखा गया, ये हमसे ट्री की पूरी हाइट कैलकुलेट कर लेंगे, इसलिए हमने लास्ट लेवल के लीव्स को देखे, वरना इस लीव की हाइट भी 0 है, इसकी भी 0 है, इसकी भी 0। ठीक है, तो सारे लीव्स की अपनी हाइट 0 होती है, लेकिन जब हम पूरे ट्री की बात करते हैं तो हम लॉन्गेस्ट पाथ पे जो लीफ होते हैं उस लीफ से रूट तक जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेवल पे लीव्स हैं, ये जो 4 पर्पल लीव्स हैं, यहाँ से आप 0 काउंट करेंगे और ऊपर चलते जाएंगे तो डेप्थ और हाइट अगर पूरे ट्री की देखी जाए तो हमेशा सेम ही होती है। रूट से लीफ तक चले जाए या लीफ से रूट तक चले जाएगी, पाथ की लेंथ बनती है ना, तो डेप्थ और हाइट पूरे ट्री की काउंट करेंगे तो एक ही होगी, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक नोड की फाइंड करेंगे तो वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाले नोड की हाइट पूछूं तो क्या होगी, 0 इसकी थी, पेरेंट की 1 हो जाएगी, तो हाइट 1 है, लेकिन डेप्थ पूछूंगा तो वहां से काउंट करते जाएंगे यहाँ तक तो 16। तो किसी एक नोड की अपनी हाइट और डेप्थ दोनों डिफरेंट हो सकती है। आप फार्मूला भी डिवाइस कर सकते हैं यहाँ से, पूरे ट्री की अगर हाइट पता हो या डेप्थ पता हो तो वहां से आप डेप्थ और हाइट एक नोड की स्पेशली निकाल सकते हैं, तो उसका लेवल पता चलता है इस लेवल पे है। ऐसे ही टोटल माइनस लेवल कर ले तो हाइट आ जाएगी, और वैसे जो लेवल है वो तो डेप्थ ही बता रहे हैं। डेप्थ प्लस हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ट्री, ऐसे कह रहे हैं, of the It has to be a constant. has to be a constant, तो ठीक कह रहे हैं,
दैट्स पॉइंट। लेकिन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे ये जो नोड है इसकी डेप्थ ऊपर से आएगी और इसकी हाइट नीचे से आएगी, तो इसकी डेप्थ और हाइट को काउंट करें अगर हम, तो इसके ये जिस ब्रांच पे है उस ब्रांच की जो पूरी डेप्थ है वो पता चल सकती है। अब पॉसिबल ये लॉन्गेस्ट भी है या नहीं, तो ट्री के साथ डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक पाथ पकड़ लें इनमें से जो कि लॉन्गेस्ट पाथ है, जैसे कि नीचे 4 लीव्स है, इनमें से किसी एक को पिक कर लें अगर हम, और इसके पाथ में जितने भी नोड्स आते हैं उनमें से किसी की अगर हमें हाइट पता हो तो हम ट्री की डेप्थ में से उसकी अपनी डेप्थ भी निकाल सकते हैं हाइट माइनस करके। तो आपने जो सबसे नीचे दिए गए लीव से वहां से हाइट कैलकुलेट की, अगर ये हाइट ऊपर से कैलकुलेट करेंगे तब भी उसकी हाइट 0 ही होगी। जो लीव्स हैं उन सारों की हाइट 0 है, ठीक हो गया। लेकिन हमने हाइट कैसे कैलकुलेट करनी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस नोड की हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसकी जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है उस पे जो लीफ है मैं वहां से काउंट करूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी काउंट करूंगा तो यहां से काउंट करूंगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कोई और, हाँ अगर मैं जब बाकी सब लंबा बात याद आएगा, इसकी हाइट काउंट तो कहां से जाएगी, जी यहां से आएगी, इसका लेफ्ट चाइल्ड ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हमें लॉन्गेस्ट पाथ पे जाने किसी भी नोड के, और अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइट मिल जाएगी, अगर हम रूट की तरफ जाएंगे तो वो तो एक ही बात है, वो उसकी डेप्थ मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो फिर हमने एंसेस्टर एंड डिसेंडेंट्स का रिलेशनशिप डिफाइन किया, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट की बात भी की जाती है, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट का वर्ड तब यूज करते हैं जब हम उस नोड को खुद से निकालना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो यहाँ पे बना हुआ है कि बी नोड जो है अकेला अगर देखा जाए बी और उससे नीचे जितने भी नोड्स हैं उन सारों का जो फॉर एग्जांपल डी का ग्रैंड पेरेंट है बी, ठीक हो गया। इसी तरह एफ और जी का भी ग्रैंड पेरेंट है बी, ठीक हो गया। अच्छा अगर सिर्फ बी को पिक करें तो बी से नीचे जितने भी नोड्स हैं वो सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं, तो सी ई डी एफ जी सारे इसके डिसेंडेंट्स हैं। और अगर हम पेरेंट्स की बात, अगर हम एंसेस्टर्स की बात करें तो जो रेड वाला है आई के जो एंसेस्टर्स है वो एच और ए, ठीक है। और अगर मैं के एंसेस्टर्स कहूं तो आई एच और ए, ठीक है। तो एंसेस्टर्स में एक ब्रांच चलती है ऊपर तक और डिसेंडेंट्स में पूरा ट्री नीचे जितना भी है वो सारा का सारा डिसेंडेंट्स में आता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूंगा कि ए जो ट्री है, ट्री की अपनी डेफिनेशन भी रिकर्सिव होती है। ए इज अ ट्री which consists of two subtrees rooted at B and H. B itself is a subtree. Subtree इसलिए कह रहे हैं कि उसका पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है, वरना B से आगे भी एक कंप्लीट ट्री मौजूद है ना। तो कोई भी नोड की डेफिनेशन ये हो सकती है अगर वो ट्री का पार्ट है, वो नोड के चिल्ड्रन जो हैं उन सब ट्रीज को मिलाए तो ये उनका रूट है, ठीक है। दैट्स अ रिकर्सिव डेफिनेशन। तो दिस ट्री इज रूटेड एट A and it has two subtrees B and H. B की तरफ जाए तो B is a subtree which has two subtrees C and E rooted at C and E, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिकर्सिवली हर नोड को डिफाइन कर सकते हैं कि ये ट्री का पार्ट किस तरह से है। तो this D alone is a subtree, ठीक हो गया। अगर इसके पेरेंट को मिला लें तो दिस इज वन सबट्री जिसमें दो नोड्स हैं, इसको भी मिला लें तो अब हमारे पास ये सारे नोड्स मिला के एक ट्री और बना लें। ये ई वाला पार्ट खुद एक सब ट्री है, ये नोड जो लीव्स हैं ये भी खुद भी सब ट्रीज ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस चीज को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि जब डेफिनेशन ही रिकर्सिव है तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसके एल्गोरिथम भी रिकर्सिव बड़े इजीली बना सकते हैं। अगर आप रिकर्सिव नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा चैलेंज होगा लूप्स लगाना, ठीक है। रीजन भी कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ ट्रीज दिखाए हैं जिनमें नोड का एक चाइल्ड भी है, दो भी है, तीन भी है, और कोई लिमिट नहीं बताई कितने हो सकते हैं, ऐसे ही है। तो या इनफैक्ट अगर ये अगली एग्जांपल देख ले तो कितने कितने चिल्ड्रन ज्यादा भी है ना, पॉसिबली हो भी सकते हैं। लेकिन इस ट्री के अंदर स्पेसिफिकली देखें तो हर नोड के दो चिल्ड्रन है, 2, 1 या 0, ठीक है। तो ये जो काउंट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कहीं पे होगी कहीं पे नहीं होगी। तो अगर आप आइटरेटिव या लूप लगाना चाहेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि
इस नोड के स्पेसिफिकली एग्जैक्टली कितने चिल्ड्रन हैं, तो वो लूप उन सारे चाइल्ड के ऊपर, चिल्ड्रन के ऊपर लगेगी। अदरवाइज रिकर्सिव लिखेंगे तो आप कहेंगे जब तक ये नल तक नहीं पहुंचता तब तक हम चलते हैं। तो रिकर्सिव डेफिनेशंस या रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ट्री एल्गोरिथम्स इज इजी। ठीक है जी, तो डिसेंडेंट्स की एग्जांपल ये है कि इस पर्पल नोड्स के डिसेंडेंट ब्लू नोड्स हैं सारे, 2 चिल्ड्रन, उसके आगे उन दोनों के जितने चिल्ड्रन हैं। उसके बाद एंसेस्टर्स की एग्जांपल ये कि किसी नोड से ऊपर रूट तक क्या पा जाता है, दोज आर ऑल एंसेस्टर्स। ठीक है जी। मैंने कल शायद डिस्कस ये भी किया था कि इसमें अंकल्स का रिलेशनशिप भी होता है और सिबलिंग्स का रिलेशनशिप भी होता है। तो ये जो पर्पल नोड है इसका सिबलिंग ये वाला नोड है, और इस नोड का अगर अंकल बात की जाए तो वो ये वाला नोड है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट का दूसरा चाइल्ड। ठीक है, और अगर कजन्स की बात की जाए तो ये जो नोड है इसका कजन ये 2 नोड्स है। ठीक है, तो ये भी रिलेशनशिप हमने एक ट्री में पढ़ना है आगे, कि हम अंकल के साथ को कंसीडर करते हुए देख सकते हैं कि ये नोड अपनी करेक्ट पोजीशन पे है या नहीं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट 2-3 डेफिनेशंस है अंकल की और कजिन्स की। सब ट्री की डेफिनेशन आगे जो मैंने पहले डिस्कस की थी आपके साथ। ठीक है, ये जो 2 हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, दीज आर देमसेल्व्स सेपरेट सब ट्रीज। हमने उनको एक बड़े से ट्री में और में कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप बन गया। अगर आप देखें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली एग्जांपल है, उसमें क्या हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बड़ी कॉमन डिक्शनरी टर्म अब तो बन रही है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हर 6 महीने बाद कुछ ऐसी नई टर्म्स आ जाती है जो कि पहले किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं। जैसे आजकल की सबसे कॉमन टर्म है जी कोविड। पहले किसी भी गूगल सर्च में, किसी भी विकिपीडिया पेज पे कहीं भी कोविड का वर्ड भी नहीं मिलता होता, कोई मेडिकल की बुक्स में मिलता था पहले। लेकिन अगर गूगल में या किसी भी सर्च जाइंट जो है या सोशल नेटवर्क जाइंट जो है, उन्होंने उस वक्त कोई लैंग्वेज मॉडल डेवलप किया होगा कि लैंग्वेज में क्या क्या डिक्शनरी वर्ड होते हैं, तो पॉसिबली किसी में भी कोविड का वर्ड नहीं होगा। ऐसे ही लॉकडाउन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होगी टेक्स्ट के अंदर, कहीं भी आता होगा, कहीं ना कहीं लिखा होता होगा लॉकडाउन लॉकडाउन, लेकिन बहुत कम फ्रीक्वेंसी के साथ ही लिखा होता होगा। लेकिन अगर ये प्रीवियस 6 मंथ्स का डाटा उठाया जाए या 3 मंथ्स का डाटा उठाया जाए, तो सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड से यूज हो रहा है लॉकडाउन, कोविड, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है कि आप ये चेक कर रहे होते हैं कि अगर पर्सन इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस, तो वो कहाँ से वायरस लेकर, वो वायरस कहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ लगा है। ठीक है, तो पाकिस्तान में, लेकिन चाइना में जब ये बिल्कुल आउटब्रेक हुई थी, उस वक्त बहुत ज्यादा इस चीज पे काम होता है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। तो वहां पे तो उनकी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट काम करती है। तो उन्होंने हर जितने भी लोग थे नेशनल्स, उनको कहा था कि जी अपने मोबाइल फोन पे गवर्नमेंट की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले ताकि हम आपको ट्रैक कर सके हम कहाँ गए थे। बाकी दुनिया तो इस पर रो पड़ती है, लेकिन चाइना में लोग इस बात पे कंप्लाई करते हैं। तो उन्होंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली थी। वो एप्लीकेशन मोबाइल फोन जहाँ से गुजरता था वहाँ पे कोई सेंसर्स वगैरह के थ्रू वो इनफैक्ट मोबाइल फोन खुद भी ट्रैक कर रहा होता है अपने आप को, लोकेशन को। तो उन्हें पता चल जाता है पर्सन कहाँ गया है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कौन सा पर्सन इसके कांटेक्ट में है। अब वो पर्सन जो कांटेक्ट में इसके आया था वो खुद एक सब ट्री है ना। अब सब ट्रीज कनेक्ट करते करते देख लेते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इफेक्टेड हो सकती है। तो दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ट्रीज। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रीज जो है या इनफैक्ट थोड़ा सा मजीद अगर लूज कर देंगे ट्रीज को और भी, तो वो ग्रास बन जाएगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बंदे को एक ही बंदा आके मिला हो, हमेशा बहुत से लोग आके मिले होंगे ना। तो इसको अगर मजीद लूज कर दिया जाए, इसके ऊपर से वो रिस्ट्रिक्शन 1 इनकमिंग की निकाल दी जाए, तो दैट बिकम्स अ ग्राफ, और जो कि फिर 100% इस तरह के बिहेवियर्स को कवर कर सकता है। तो अब हम बड़े स्ट्रॉन्ग डाटा स्ट्रक्चर्स पे आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको वो नहीं कह रहा कि दीज आर दी सिंपल वंस, दीज आर नॉट द क्लासिकल डाटा स्ट्रक्चर्स। इनफैक्ट हैं बहुत पुराने, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना कि ये लाजमी फॉलो करना है वरना मसला हो जाएगा। जी, What do you mean by classical? By classical I mean linear list stack use arrays। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसलिए इनको ज्यादा एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। तो सब ट्री की डेफिनेशन आप सबको बहुत क्लियर है। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द ट्री बिकम्स अ सब ट्री। वहां से लेकर नीचे लीफ तक जितने भी नोड्स हैं, दैट्स पार्ट ऑफ दैट सब ट्री। ये प्रॉपर्टीज आपने कल लिख ली थी
ठीक है। नंबर ऑफ नोड्स जो थे दीज आर 9। हाइट जो है अगर काउंट की जाए तो 1 2 3 4। रूट नोड एक है ए। लीव्स जो हैं DHIFC। ancestors of H are GEBA. Descendants of B are DEFGHI. Siblings of E are D and F. And left subtree is from the root is the tree rooted at the node B. ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल है कि जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, मैंने थोड़ा सा जिक्र शायद लास्ट दिन की क्लास में किया था इसका, HTML या XML की बात की थी। तो ये खुद भी एक ट्री बना सकते हैं। अगर आप देखें तो दिस HTML टैग, इसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है कि दिस टैग एंड दिस एंडिंग ऑफ HTML टैग दिस रिप्रेजेंट्स कि इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो एक वेब पेज है जो कि कोई ब्राउजर ओपन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा इसी तरह से बना होता है HTML पेज। उसके बाद उसका हेडर क्या होगा, हेडर की का टैग आया, उसके क्लोजिंग टैग के बीच में हमने हेडर को हमने किस तरह से लिखा कि इट इज अ टाइटल, यहाँ पे बीच में उसकी वैल्यू, तो टैग्स के बीच में वैल्यू होती है। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये HTML रूट नोड है, इसका एक चाइल्ड है हेड और दूसरा चाइल्ड है बॉडी। आप इसको ड्रा कर सकते हैं लाइक अ ट्री। ठीक है, तो क्या होगा, HTML उसका एक चाइल्ड होगा हेड और इसका दूसरा चाइल्ड होगा बॉडी। उसके बाद हेड का एक ही चाइल्ड है दैट इज टाइटल, और अगर आप बॉडी की बात करें तो बॉडी के आगे H1 एक टाइटल है, ये हेडिंग 1 होता है। उसके बाद P फॉर पैराग्राफ, ये कोड टैग आ गया, और उसके बाद U एक और इसका टैग है, ये भी इसी का ही चाइल्ड। नो, U इज सेपरेट। ठीक है, H1 यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब ये वाले U को कह रहे, ये बीच में मैं इसको भी देखना था। ठीक है, तो H1 का भी एक U है। ठीक है, तो H1 जो उसका भी एक चाइल्ड है। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं हर लाइन को ज्यादा ट्रीट कर रहा था। यू आर राइट, ये यू उसके अंदर है, ये यहाँ से शुरू हुआ, इसको कंसीडर जहाँ पे मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये यू भी जो है इस पी का चाइल्ड है। ठीक है, तो ये यू भी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा आपके पास ट्री स्ट्रक्चर ही बनता है। ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट जो होता है ये भी एक ट्री स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अगर आपने वैलिडिटी चेक करनी है तो आप कर सकते हैं इसकी चेक, इसके ऊपर और भी बहुत से ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री इज एन HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसको मजीद एक्सप्लेन इन्होंने किया हुआ है, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो जो ट्री बनेगा वो इस तरह से बन रहा है। ठीक है जी, सही है जी। अच्छा, नाउ कम्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ ट्री जिसको कहते हैं बाइनरी ट्री। ठीक है जी, तो बाइनरी ट्री क्या होता है, जब हम वर्ड बाइनरी का जिक्र करें तो क्या मतलब होगा इसका, 2। और बाइनरी ये जो एनिटी है, दोबारा ये वही वाला वर्ड है जैसे हमने C++ प्रोग्रामिंग में भी पढ़ा था, ऑपरेटर्स की एनिटी हमने पढ़ी थी, याद है आपको। ठीक है, कि इससे कितने ऑपरेंड्स हो सकते हैं, तो ऑपरेटर के अगर 2 ऑपरेंड्स है तो बाइनरी ऑपरेटर है, एक ऑपरेंड तो यूनरी ऑपरेटर है। सही है, तो इसी तरह ट्रीज के अंदर भी ये जो बाइनरी है, जो एनिटी है, ये बेसिकली इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। तो बाइनरी, अगर चिल्ड्रन के ऊपर बाइनरी कंडीशन लगाई जाए तो चिल्ड्रन पॉसिबली 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो द डेफिनेशन इज कि किसी भी नोड का जो चिल्ड्रन हो सकते हैं, या तो 0 होगा तो वो लीफ नोड है, अदरवाइज द पॉसिबल ऑप्शंस आर के मैक्सिमम 2 और पॉसिबली 1 भी हो सकता है। तो 0 1 और 2 इज द नंबर जो कि चिल्ड्रन का काउंट हो सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं, 3 4 5 बड़ी वैल्यूज नहीं हो सकती। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगाने से हमारे बहुत से चैलेंजेस इजीली सॉल्व हो सकते हैं, या अगर दूसरे एंड से देखा जाए तो सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन लगाने से एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे पास एक बाउंड आ गया कि इसके अंदर अगर हम एनालिसिस कर लें, बाद में उसको जनरलाइज कर लेंगे कि ये चिल्ड्रन 2 की जगह 4 होते तो क्या चेंज आती, 4 की जगह 8 होते तो क्या चेंज आती। ठीक है जी, तो अभी हम हर नोड के 2 चिल्ड्रन बनाएंगे, और जो पहला चाइल्ड होगा उसे हमेशा लेफ्ट चाइल्ड कहेंगे, जो दूसरा चाइल्ड होगा उसको हमेशा राइट चाइल्ड कहेंगे। तो चिल्ड्रन के नाम भी आ गए, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। और अगर आप देखें तो इससे इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो गई है, हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा नोड का बहुत आसान हो गया। पहले लिंक लिस्ट में हम बनाते थे नेक्स्ट का पॉइंटर, यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नजर आ रहा है लेफ्ट एंड राइट।
वी कुड हैव, ठीक है, दैट्स द पॉसिबिलिटी, और इसी वजह से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसका लेंथ कितनी होगी, एरे बना रहे हैं तो उसकी लेंथ कोई फिक्स होनी चाहिए ना, हर नोड अपनी लेंथ अलग से बना सकता है, एक नोड की 4 है तो दूसरे की 6 हो जाएगी, तीसरे की 8 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर जब एक बार बना ली तो उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती है ना, एरे की रिस्ट्रिक्शन ये थी, फिक्स लेंथ है, हमें उसको ग्रो कराना तो फिर दोबारा डीएलोकेट करके रीएलोकेट करना पड़ेगा, है ना। उसकी जगह पे शायद एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हम चिल्ड्रन की एरे की जगह लिंक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास मौजूद है। तो हम जिस एप्लीकेशन पे फोकस करेंगे वो एप्लीकेशन खुद डिक्टेट कर देगी कि चिल्ड्रन को इस तरह से स्टोर करें। ये बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, बाइनरी ट्रीज है, तो हमने दो फिक्स कर दिए, दो ही पॉइंटर है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, दो, तो स्ट्रक्चर हमारा बहुत सिंपल हो गया, ठीक है जी। तो डेफिनेशन आसान हो गई, लेकिन इससे भी हम सारा एनालिसिस करेंगे तो हमें बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड जो उसके आगे भी पूरा ट्री हो सकता है, तो हम उसको ऐसे रेफर करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री एक साइड पे होगा, दूसरे जो राइट चाइल्ड है उसके जितने भी आगे डिसेंडेंट्स होंगे उसको हम राइट सब ट्री कहेंगे। तो ये डेफिनेशन अभी आगे बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होंगे, इस नोड के लेफ्ट सब ट्री में देखें क्या है, इस नोड के राइट सब ट्री में देखेंगे क्या है। अब क्योंकि बाइनरी है तो लेफ्ट और राइट दो ही पॉसिबल ऑप्शन है, ठीक है जी। तो दैट मेक्स द प्रॉब्लम वेरी सिंपल। अच्छा, बाइनरी ट्री की बहुत से तरीके हो सकते हैं बनने के, मतलब जरूरी नहीं है कि अब वो हमेशा बड़ा ही सिमेट्रिक सा ट्री बनेगा जैसे क्रिसमस ट्री होता है या पाइन ट्री होता है, ठीक है वैसी बात नहीं है, सही है। ये ऐसा ट्री भी बाइनरी ट्री हो सकता है पॉसिबल, दो चिल्ड्रन मैक्सिमम होने चाहिए ना, एक भी तो हो सकता है हर जगह पे। अभी वो जो जिगजैग सा बने, ये तो नहीं कहा था कि अगर एक है तो लेफ्ट ही होगा, रूट का लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है, इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड है। अब आप कहेंगे कि कैसे आए थे, तो पॉसिबली नोड्स ऐड होने के बाद डिलीट भी होते रहे। तो जो लेफ्ट चाइल्ड जिसको मैंने कहा था फर्स्ट चाइल्ड हमेशा लेफ्ट चाइल्ड होगा, और सेकंड चाइल्ड राइट, फर्स्ट चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड होगा, सेकंड चाइल्ड राइट चाइल्ड होगा, तो पॉसिबली ऐड होने के बाद लेफ्ट डिलीट हो गया किसी वजह से, डाटा सेट में से निकल गया, मे बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये इन्होंने जो बात की इसका मतलब बहुत लंबा होगा, भी हम अगले लेक्चर में उसमें बात करेंगे कि मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करें तो ट्री की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव की जा सकती है। मैग्नीट्यूड मींस कि इसके अंदर जो डाटा स्टोर्ड है वो बाकी डाटा के कंपैरिजन में कैसा है, ठीक है। तो ये बाइनरी ट्री में बहुत सी सोफिस्टिकेटेड एफिशिएंसीज भी दे देता है, ठीक है। तो ये सारी शेप्स जो बनी हुई है इनमें देखिए किसी भी नोड के दो से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है, किसी का एक भी है, किसी के दो भी हैं, लीव्स भी हैं, लेकिन इससे ज्यादा चिल्ड्रन नहीं है दो से। तो ऑल दीज 6 ट्रीज आर बाइनरी ट्रीज, तो कोई भी शेप ले सकता है, बाइनरी ट्रीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस या कुछ ऐसी डेफिनेशंस ऐड करते हैं जो मैं बाद में हेल्प करेंगे। इनमें से कुछ ट्री अगर आप देखें ना, कुछ बड़े सिमेट्रिक ट्रीज भी हैं, जैसे कि ये वाला ट्री बड़ा सिमेट्रिक सा ट्री है। अगर आप देखें तो इसमें लेवल 0 पे जितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते थे वो हैं, दूसरे लेवल पे जितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते थे सारे हैं, तीसरे लेवल पे भी अगर कोई और नोड आता तो हम राइट चाइल्ड के लेफ्ट पे, और फिर एक और नोड आता तो राइट चाइल्ड के राइट पे ऐड करते, तो तीसरा लेवल भी इसी तरह फिल हो रहा था। तो लग ऐसे रहा है कि ये जो ट्री बन रहा है ये 1 बाय 1 करके नोड ऐड कर रहा था, इसमें कोई डिलीशन नहीं हुई है, तो ये बड़ा परफेक्ट सी शेप बन रही है। बाकी सब की शेप्स थोड़ी सी खराब हुई है। तो अब हम इन शेप्स को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि क्या क्या हो सकती है पॉसिबल। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है, दैट्स डेफिनेशन ऑफ अ फुल नोड। बाइनरी में फुल क्या हो सकता है? आउट ऑफ स्पेस। तो ये बच्चा बताओ आपसे, फुल क्या हो सकता है बाइनरी नोड में? किस चीज को फुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे अंग्रेजी में आप कहते हैं ना आई एम फुल, वो किससे कहते हैं? मजीद नहीं खा सकता। A node is full, क्या मतलब? इसके पास कुछ और स्टोरेज नहीं हो सकती। तो इसके पास दो ऑप्शन थे, दो चिल्ड्रन स्टोर करने, दोनों का दोनों। A full node is a node जिसके दोनों चिल्ड्रन मौजूद है, ठीक है जी। ये डेफिनेशन समझ आ रही है इजीली? फुल नोड इज अ नोड जिसके दोनों चिल्ड्रन है, ठीक है। या दूसरी केस ये है कि या तो वो लीफ नोड है, अगर चिल्ड्रन है तो दो है, अगर नहीं है तो 0 है, ठीक है। नहीं है तो आपको 0 है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता कि एक नोड हो किसी, एक चाइल्ड हो, ठीक है। अगर एक चाइल्ड है तो फुल नोड नहीं है, ठीक हो गया जी। तो अगर आप इस ट्री में देखें तो कोई फुल नोड्स है? ऑल द ब्लैक वंस आर फुल नोड्स, ठीक है जी। अच्छा, जो ग्रीन नोड्स हैं वो क्या है, कोई आप बताओगे?
शामिल है आर लीव्स, और ब्लू नोड्स आर नॉट फुल, ठीक है। इंटरनल तो ब्लैक भी हैं लेकिन दे आर नॉट, ये ब्लैक और ब्लू नोड्स आर इंटरनल नोड्स। अब बहुत सी सारी ट्री की टर्मिनोलॉजीज आपको पता है तो आप इसमें बहुत से नाम डाल सकते हैं। ब्लू एंड ब्लैक वंस आर द इंटरनल नोड्स, लेकिन ब्लैक वंस आर द फुल नोड्स, ब्लू वंस आर नॉट द फुल नोड्स एंड ग्रीन वंस आर आल्सो फुल नोड क्योंकि वो लीव्स हैं। तो लीव्स भी फुल नोड्स हैं और जिनके 2 चिल्ड्रन है वो भी फुल नोड्स है। तो इस ट्री में कुछ नोड्स फुल हैं, कुछ नोड्स फुल नहीं है। तो ये थोड़ा सा मसले वाला ट्री है। इसकी शेप भी देखें तो बीच में नजर आ रहा है कि कुछ गैप्स मौजूद हैं, ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए वो से गैप मौजूद है ना बीच में। जिस तरह से ये बना हुआ है वही दिखा रहे हैं कि कुछ जगहों पे कुछ और नोड्स आ सकते थे। लीफ की सॉरी फुल नोड की डेफिनेशन ये है कि इधर 0 और 2 चिल्ड्रन, तो लीफ हैज 0 चिल्ड्रन। तो फुल नोड की डेफिनेशन ये है। तो अगर ठीक है, तो यहाँ पे फुल नोड्स ग्रीन वंस आर आल्सो फुल नोड्स, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये वाली ट्री में देखें तो कोई मेरे पास नॉन फुल या नॉट फुल नोड है, ठीक है। ब्लू है ही नहीं, वैसे कलर से ही आपको बता दिया था। तो इफ आई हैव फुल नोड्स जिनमें लीफ भी हैं और जिनमें वो नोड भी जिनके 2 चिल्ड्रन है, सारे ही ऐसे नोड है, कोई भी नॉट फुल नोड नहीं है। तो जो ट्री बनेगा उसको कहेंगे जी इट्स अ फुल ट्री, फुल बाइनरी ट्री, ठीक है। इसके और भी बहुत से नाम है, इसको ट्रू ट्री भी कहते हैं, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी कहते हैं, प्रॉपर बाइनरी ट्री भी कहते हैं। ये सारे नाम है, लेकिन यूजुअली हम लोग जो इस कोर्स के दौरान यूज करेंगे हम फुल ट्री की डेफिनेशन, फुल ट्री की टर्म यूज करेंगे। कहीं पे आप बुक्स में इसको प्रॉपर बाइनरी ट्री भी पढ़ेंगे, कहीं पे इसको स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री भी पढ़ेंगे, कहीं पे इसको टू ट्री भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन हम लोग थ्रू आउट द कोर्स इसको, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी किसी ट्री में होगी तो उसे हम फुल बाइनरी ट्री कहेंगे, ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक इसको जरा सेव करने बाद रख लीजिए फुल का मतलब मैंने क्या बताया था, क्योंकि अभी कंफ्यूज नहीं होना। एक नई टर्म आ गई है कंप्लीट। अब याद रखना, मैंने खाना खाने के बारे में कहा था आई एम फुल, आई एम नॉट कंप्लीट, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो फुल का मतलब ये है कि चिल्ड्रन लोग पूरे, कंप्लीट का मतलब ऐसा कुछ नहीं। ये इंग्लिश में भी अगर आप बोले तो आपको कंप्लीट वो मतलब नहीं दे रहा जो कि फुल दे रहा था, ठीक है। तो कंप्लीट का मतलब ये है, कंप्लीट इज नॉट रिलेटेड टू अ नोड, अ सिंगल नोड। कंप्लीट का मतलब है कि पूरा ट्री का एक लेवल कैसा है, ठीक है। लेवल का मतलब समझ आ रही है ना। रूट इज लेवल 0, फिर उसके चिल्ड्रन लेवल 1, उनके आगे चिल्ड्रन डिसेंडेंट जो लेवल 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरीके से आगे जा रहे थे। तो ठीक है, ये बड़ी स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है। हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा लीनियंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपने बताई है दैट्स द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन, मतलब जिस शेप का होना पॉसिबल हर दफा नहीं हो, ठीक है। डेफिनेशन यही है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए में 5 लेवल्स हैं। तो कंप्लीट की जब मैं या परफेक्ट की बात करूंगा तो मैं कहूंगा कि सारे लेवल्स को 1 बाय 1 चेक करें, लेवल्स के अंदर कंप्लीटनेस है कि। तो लेवल की कंप्लीटनेस ये है कि उस लेवल पे मैक्सिमम जितने नोड्स हो सकते हैं वो पॉसिबली वो अवेलेबल। इस लेवल पे सिर्फ एक ही नोड हो सकता है, वो रूट है, वो मौजूद है। दूसरे लेवल पे अगर बाइनरी ट्री है तो रूट के 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, 2 नोड्स हैं यहाँ पे। तीसरे नोड पे इन दोनों के 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो कितने नोड्स हो सकते हैं? 4, ठीक है। एंड सो ऑन। अगर आप यहीं से कुछ और डेफिनेशंस भी देखें तो अगर ये हाइट जो है ये 0 है तो नंबर ऑफ नोड्स हैं इसके अंदर 2⁻0। अगर हाइट जो है दैट इज 1 तो जो नोड्स हैं दीज आर 2⁻1। हाइट है 2 तो नंबर ऑफ नोड्स आर 2⁻2। ऐसे ही है, तो ये। और अगर हाइट इसकी कोई भी वैल्यू x है तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे उस लेवल पे? लेवल क्या है, ठीक है। मैं हाइट नहीं कहता, बिल्कुल ठीक कह रहे, हाइट नहीं कहना चाहिए, मुझे लेवल कहना चाहिए। यू आर राइट, मुझे इसको लेवल कहना चाहिए। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल x। तो किसी भी लेवल पे मैक्सिमम कितने नोड्स हो सकते हैं? वो
2 रेज़ पावर लेवल कर ले तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स उस लेवल पे पता चल सकते हैं। तो कंप्लीटनेस इस वैल्यू के साथ डील करती है कि क्या उस लेवल पे इतने नोड्स मौजूद हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे जो कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है कि आपकी अगर 5 लेवल है तो पांचों के पांचों लेवल पे जितने मैक्सिमम नोड्स हो सकते थे मौजूद है, कहीं पे भी नोड मिसिंग। इसकी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि सारे पाथ्स जो हैं जो लीफ तक जा रहे हैं उन सब की लेंथ इक्वल होगी। तो अगर आप देखिए जितने भी लीव्स हैं ये हर एक पाथ की टर्मिनल कंडीशन है, ठीक है। तो रूट से शुरू करें तो सब पाथ्स तक, सब लीव्स तक आने का डिस्टेंस जो है वो एक ही है, सब पाथ की लेंथ एक ही है। तो दैट्स वन डेफिनेशन। लेकिन अगर आप नोट करें, अगर मैं कौन सी के डाटा सेट है मेरे पास जिसको मैंने ट्री में स्टोर करना है, यहाँ पे एग्जैक्टली कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़े से लेवल इसके कम कर ले तो मैं कहता हूँ जी कि इसके लेवल्स हैं लेवल 2 तक। तो टोटल नोड्स कितने होने चाहिए? 1 जमा 2 जमा 4 7 नोड्स होने चाहिए। ऐसे ही अगर मेरे पास डाटा सेट में 8 स्टूडेंट्स का डाटा है तो कंप्लीटली बना सकता हूँ। स्टूडेंट्स ही 8 हैं, 7 नहीं। 7 होते तो मैं 1 बाय 1 करके स्टोर करता जाता। मेरे पास डाटा सेट में वैल्यूज ही 8 हैं तो मैं लेवल 2 तक तो फिल ही नहीं कर सकता। लेवल 0 1 2 को फिल कर लूंगा, मुझे एक नोड बच जाएगा, मैं उसको अगले लेवल पे स्टोर करूंगा। तो कंप्लीट ट्री बनाना मेरे हाथ में नहीं है, वो डाटा सेट बताएगा कि कंप्लीट है, उसमें 2 की पावर्स में नोड्स हैं या नहीं, ठीक है। तो कंप्लीट की डेफिनेशन बुकिश या एफिशिएंसी को एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होती है, लेकिन रियलिटी में या एप्लीकेशंस में ये शायद अथवा गारंटी नहीं होती कि आपके पास ट्री कंप्लीट बनेगा। तो उस केस में हम कहते हैं कि इसको थोड़ा सा लीनियंट करते हैं, हमारे पास कंप्लीट की जगह हम पार्शियली कंप्लीट भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम कंप्लीट का वर्ड यूज करें तो फिर क्या चीज मिसिंग हो सकती है? अगर मैंने यहाँ पे 5 लेवल्स बनाए हैं तो अगर ये कंप्लीट नहीं हो सकता तो पॉसिबली अगर एक नोड कम है आखिरी नोड लेवल पे तो वो राइट मोस्ट नोड, अगर 2 कम है तो वो उससे पहले वाला, अगर 3 कम है तो उससे पहले वाला, 4 कम है तो उससे। तो बेसिकली अगर मैं दूसरे वे में देखूं तो मेरा हर लेवल लेफ्ट टू राइट 1 1 करके मूव किया, तो दैट्स पार्शियली कंप्लीट। ठीक है जी, पार्शियल कंप्लीट की डेफिनेशन समझ आ गई। लेवल्स अगर ट्री के फॉर एग्जांपल x हैं तो 0 से लेकर x - 1 तक सारे लेवल्स कंप्लीट हैं और जो x लेवल है उस पे लेफ्ट टू राइट नोड्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर कोई मिसिंग नोड्स है तो वो हमेशा राइट मोस्ट होंगे। अगर ये वाला नोड मिसिंग है तो ये कंप्लीट या पार्शियली कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके आगे के नोड मौजूद है, ये बीच में से क्यों मिसिंग। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्लीटनेस शायद इस चीज से भी डील करिए कि ट्री बनाने के बाद कोई डिलीशंस तो नहीं की मैंने पॉसिबली किसी वजह से। ठीक है, ये सोचने का अंदाजा असल में ये कोई वैसे रूल नहीं है कि हमेशा डिलीशंस की वजह से ट्री कंप्लीट होता है। कभी कभी डाटा सेट खुद भी डिक्टेट कर रहा था कि मेरी ये जो वैल्यू है ये इस पाथ के ऊपर जाके यहाँ पे स्टोर की जाए। जैसे इन्होंने शुरू में मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो मैग्नीट्यूड एक बहुत आला प्रॉपर्टी है जो कि हम आगे ट्री पढ़ेंगे जिसमें हमें उसको देखना पड़ेगा। तो वहां पे हम नहीं अपनी मर्जी से ऐड करते कि अच्छा लास्ट लेवल के राइट पे ऐड कर दें, उससे आगे एक और राइट पे ऐड कर दें। हमारा डाटा का मैग्नीट्यूड खुद बताएगा कि इसने किस तरफ जाके कहाँ पे ऐड हो। तो कंप्लीटनेस ना होने की वजह सिर्फ डिलीशंस नहीं है, कभी कभी हमारे ट्री के अपने अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी कि वी कैन नॉट गारंटी द कंप्लीटनेस, लेकिन अगर ये आ जाए तो बहुत अच्छा ट्री बना हुआ है। दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट स्टोरेज इन अ बाइनरी ट्री। ठीक है, ये सबसे लेस स्पेस भी ले रहा होगा और इसमें सर्चिंग भी सबसे फास्ट होगी। ठीक है, ये जो मैंने टर्म्स बोली है कॉपी पे लिख ली, इनका मतलब अभी नहीं समझ आएगा, जब मैं कोई सर्चिंग एल्गोरिथम ट्री में कराऊंगा तो समझ आएगा सर्चिंग हो कैसे रही होगी। पॉसिबली सर्चिंग ब्रांचेस के ऊपर ही हो रही होगी, और अगर मुझे ब्रांचेस की मुझे सर्च को छोटा करना है तो ब्रांचेस को छोटा करना है, पाथ्स को छोटा करना है। और अगर मैं सबसे छोटा रखना चाहूँ हर ब्रांच को तो पॉसिबली सारी ब्रांचेस एक ही लेंथ की होंगी, है ना। और अगर मैं ये कंडीशन ऐड ना करूं किसी एक ब्रांच को बाद में पॉसिबली उसी ब्रांच में सर्च करना था, वो ज्यादा टाइम लेगी, है ना। तो दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन या स्टोरेज ऑफ अ बाइनरी ट्री।
ठीक है जी। तो ये रिकर्सिव डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी थी, ऐसे बता दी थी ना, ठीक है। रूट नोड इज अ ट्री, उस इट इज मेड अप ऑफ 2 सब ट्रीज जो कि उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री इज आल्सो रूटेड एज सब नोड, उससे आगे भी लेफ्ट और राइट पे 2 सब ट्रीज। तो डेफिनेशन ऑफ अ ट्री इज अ रिकर्सिव डेफिनेशन, और हाइट्स की बात हो रही है। अब हम इसके कुछ नंबर्स के टर्म्स में बात कर लेते हैं कि हाउ इज अ ट्री इवेल्युएटेड, इसको कैसे चेक किया जाए, ठीक है। तो ये तो हमने ट्री की हाइट या ट्री की डेप्थ बताई थी ना, एक ही चीज होती है अगर पूरे ट्री की बात की जाए, रूट से लीफ तक, लॉन्गेस्ट लीफ तक या लॉन्गेस्ट पाथ में लीफ से, ये ट्री की हाइट है जो कि हमेशा इक्वल होती है। तो अगर ये लास्ट लेवल की बात की जाए तो मैंने इसकी क्या बात की थी कि इस पे कितने लीव्स होंगे, कितने नोड्स होंगे, अगर ये कंप्लीट है तो 2 रेज़ पावर h, ठीक है। वो h मैं इसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे लिखता था, आगे नहीं लिखना चाहिए था कि अगर मेरे पास ट्री की हाइट h है तो ये जो लेवल है दिस इज, अगर काउंट किया जाए तो लेवल 0 1 2 3 4 ये h लेवल है। अगर ये h लेवल है तो इस लेवल पे नोड्स होंगे 2 रेज़ पावर h, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अभी यही 2 रेज़ पावर h ने आपका दिमाग थोड़ा सा घुमाना है जी। सर यहाँ पर 2 रेज़ पावर d की डेप्थ नहीं कह सकते हैं पूरे ट्री की डेप्थ राइट इक्वल होती है, इक्वल होती है, लेकिन नीचे से अगर नीचे वाले को देख रहे हैं तो सबसे टॉप से मतलब के लास्ट तक जो है लेवल लिख लें। वो डेप्थ मैं नीचे से भी ऊपर जाऊंगा तो ये पूरे के पूरे जो नंबर बनेगा लेवल नंबर, ये लेवल नंबर h ही होगा। आप देखेंगे ट्री की हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू डेप्थ इज इक्वल टू 4, यही है ना। तो जो लास्ट लेवल है वो लेवल नंबर 4 है। लास्ट पर हाइट भी होती है ना, मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ हाइट इसलिए डिफाइन किया कि अभी मैंने इसको जब ट्री को इवैल्यूएट करना तो मैंने हमेशा कहने की ट्री की हाइट को मिनिमाइज करनी है, डेप्थ को मिनिमाइज करनी है। तो मुझे डी या एच की टर्म्स में लेवल में इसलिए एल का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तो या डी लिखूंगा या एच लिखूंगा, तो मैं एच को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट लेवल को लेवल नंबर मैं एच भी कह सकता हूँ। लेवल और हाइट असल में दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हाइट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्री, उसको मैं एच कह रहा हूँ। हाइट ऑफ द एंटायर ट्री, ये जो टर्म है ना, इसको मैं एच कह रहा हूँ, ठीक है। ये जो एच है, मैं इस नोड की हाइट, इस नोड की हाइट की बात नहीं कर रहा, एंटायर ट्री की जो हाइट है उसके लिए मैंने जो वेरिएबल यूज किया दैट इज एच। ट्री की डेप्थ है जो कि टॉप से लेफ्ट राइट तक जा रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर 2 के बाद d लिखना चाहिए, लिख दें, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे लेकिन मैंने किसी एक की टर्म में डिफाइन करना, यहाँ पे एच की टर्म में डिफाइन, ठीक है। डी की टर्म में करना चाहते हैं तो कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो 2 रेज़ पावर h अगर लास्ट लेवल पर नंबर ऑफ नोड्स आते हैं और ये कंप्लीट ट्री है तो वो सारे के सारे लीव्स होंगे, और अगर ये कंप्लीट है और मैं पार्शियली कंप्लीट की बात नहीं कह रहा, अगर ये कंप्लीट है तो सारे लीव्स आखिरी लेवल पे ही होंगे, क्योंकि पिछले लेवल पे हर नोड के चिल्ड्रन 2 मौजूद है, ठीक है। तो ये सारे लीव्स जो है इस कंप्लीट ट्री में हमेशा 2 रेज़ पावर h लीव्स होते हैं जी। And if it's complete, you are guaranteed that there are exactly 2 to the h-1 nodes. It's not just these nodes. नहीं, वो 2 रेज़ पावर h -1 नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। It's not above, I mean, the -1, 2 to the h plus 1 outside -1. मैं अभी उस पे आता हूँ, ठीक है। मैं वही चीज मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वही बना रहा हूँ, लेकिन कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 चलते हैं कि कैसे होगा। टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकाल रहे हो ना, हाँ वही निकालनी है अभी, ठीक है। मैंने एनालिसिस ये करके देना है आपको भी कि अगर एक कंप्लीट ट्री बना हुआ है उसकी हाइट गिवन मुझे मौजूद है तो मैं उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो वो निकालने, तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये अगर ट्री की हाइट h हो तो लीव्स जो है वो 2 रेज़ पावर h होंगे। अब एक प्रॉपर्टी से यहाँ पे देखिए, कंप्लीट एनालिसिस कंप्लीट ट्री पे करूंगा मैं सारा, अगर किसी और ट्री पे करूंगा तो गारंटी नहीं ना कि इसके आगे कितने नीचे तक जा रहे हैं। कंप्लीट ट्री गारंटी दे रहा है कि मैं किसी भी लीफ को उठा लूं वो इतनी लेंथ पे जितनी में कोई होगी, सही है। तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि दिस इज द वर्स्ट केस ऑफ अ ट्री। मैं रूट से शुरू किया, सर्च करता करता यहाँ तक आ गया, दिस इज द वर्स्ट केस। अगर मुझे बीच में नोट नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा हूं तो दिस इज द वर्स्ट केस, लॉन्गेस्ट पाथ। अच्छा, अगर मैं बात करूं लेवल्स को, मैं जरा यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो लेवल है इस पे कितने नोड्स हैं, 2 रेज़ पावर लेवल 1 है ना, विच इज
इससे ऊपर वाले लेवल पे कितने नोड है 2 रेज़ पावर व्हिच इज, अच्छा मैं ये टर्म्स लिखता जा रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल पे कितने होंगे 2 रेज़ पावर व्हिच इज, ठीक है 2 + 1 इज, लिख लें साइड, यहाँ पे आ जाए। ये कितना है 2 रेज़ पावर व्हिच इज, ये टोटल सम करें 3 + 4 क्या आंसर आता है, ये भी साइड पे लिख लें। रिलेशनशिप नजर आ रहा है, दोबारा देखते हैं। 2 रेज़ पावर 4 इज 16, ये 7 में 8 भी ऐड कर ले क्या बनता है, रिलेशनशिप नजर आ रहा है। लेवल जो है एक लेवल पे अगर 2 रेज़ पावर में भी लेवल को L से रिप्रेजेंट करें, 2 रेज़ पावर लेवल नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो उससे ऊपर जितने भी लेवल्स हैं सारों के ट्रीज का, सारों के नोड्स का सम कर ले तो इस लेवल के नोड से -1 लास्ट लेवल पे 2h+1 -1। तो ये जो नोड्स हैं अगर ये 16 है तो ऊपर वाले सारे लेवल्स पे जो नोड्स हैं उनका सम होगा 50। अगर यहाँ पे 8 है तो इससे ऊपर वाले जितने भी लेवल्स हैं उन सारे लेवल पे जितने भी नोड्स होंगे उन सारों का सम होगा 7, 8 -1। यहाँ पे जो नोड्स हैं उनसे -1 3, यहाँ पे जो नोड्स हैं उनसे -1। तो हर लेवल अपने प्रीवियस सारे लेवल्स के सम के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा था और ये 2 की पावर्स की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई खास मैंने कोई जादू नहीं बताया, सिंपल 2 की पावर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 2 की कोई भी पावर होगी उससे प्रीवियस सारी पावर्स का सम जो है वो इस पावर से -1। 2 रेज़ पावर n जो है यहां तक अगर मैं 2 की पावर 0 से लेकर 2 रेज़ पावर n -1 तक आऊं, उन सारी टर्म्स का सम करूं तो 2 रेज़ पावर n से -1 हमेशा। अगर अगली टर्म भी निकाले तो दैट इज 32 और इससे ऊपर वाले लेवल के सारे नोड्स का सम करें तो वो 31 सही है। तो अब मैं अगर इनको टोटल काउंट करूं कितने नोड्स हैं, लास्ट लेवल पे इतने नोड्स हैं 2 रेज़ पावर h। तो अगर मैं सम निकालूं टोटल नंबर ऑफ नोड्स Tn, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइंडेड जिसके हर नोड के 2 चिल्ड्रन हैं और लीव्स एक ही लेवल, ठीक है, कंप्लीट ट्री। अगर मैं इसको Tn कह दूं टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो वो बनेंगे 2 रेज़ पावर h इज द नंबर ऑफ लीव्स, यानी कि लास्ट लेवल पे कितने नोड्स हैं और उससे पीछे वाले पे कितने होंगे 2 रेज़ पावर h -1, ठीक है। तो 2 रेज़ पावर h प्लस 2 रेज़ पावर h -1 यही टोटल नंबर ऑफ नोड्स काउंट होंगे ना। ये तो वो टर्म है ना कि पिछले प्रीवियस जितने भी नोड्स गुजरे हैं उन पे जितने भी लेवल्स गुजरे हैं उन पे कितने नोड्स थे, तो वो 2 रेज़ पावर h -1 होने चाहिए। ऐसे ही लास्ट लेवल पे 2 रेज़ पावर h नोड्स और उससे पिछले लेवल पे जितने भी नोड्स हैं उनका सम होना चाहिए इनसे -1, तो वो होगा 2 रेज़ पावर h -1। ये प्रॉपर्टी हमने भी देखी थी ना, 16 से ऊपर वाले 15 नोड्स हैं, 8 से ऊपर वाले 7 नोड्स हैं, 7 से ऊपर वाले तो से 4 से ऊपर वाले 3 नोड्स हैं टोटल, है ना। h+1 -1 नहीं करते, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 रेज़ पावर h -1, ये 2 मैंने कॉमन ले लिया ना, ये 2 टाइम्स हो गया ना 1 + 2, सही। तो मैंने ऐड करके किया 2 टाइम्स हो गया ना, सही। और अगर आप इसको देखें तो 2 रेज़ पावर 1 और 2 रेज़ पावर h है तो 2 रेज़ पावर h +1 -1 बाय है, ठीक है। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी, सही हो गया। अब अगर आपको कोई डायरेक्शन नहीं पता किसी ट्री के अंदर कि मैंने कहाँ पे नोड को सर्च करना है तो आप पॉसिबली कैसे सर्च कर सकते हैं नोड को, रूट से शुरू करेंगे, रूट पे मैच करेंगे नहीं मिलेगा, फिर इसको चेक करेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है ना। बहुत से वेज है लेकिन आप इस तरीके से करते हैं कि इसके बाद दूसरे चाइल्ड को चेक करते हैं ये भी है या नहीं, फिर इसको चेक करते हैं, फिर इसको आप चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप ब्रेथ में सर्च कर रहे हैं ट्री को, इवेंचुअली यहाँ पे नोड मिलता है। तो आपने कितने स्टेप्स के बाद अपनी वैल्यू सर्च की 2 is +1 -1। तो दैट्स द वर्स्ट केस ऑफ अ नाइव सर्च इन अ ट्री, ठीक है। इन्होंने वर्ड बोला कि इसको मैंने ब्रेथ में सर्च किया, ठीक हो गया। मैं इसको डेप्थ में भी सर्च कर सकता हूँ, पहले यहाँ पे जाता, पहले पाथ को मैच करता, नहीं मिलता तो फिर दूसरे पाथ पे जाता, फिर तीसरे पाथ पे जाता, फिर चौथे पाथ पे जाता, फिर पांचवें पाथ पे जाता, छठे पे जाता, सातवें पे, आठवें पे, सो ऑन। है डेप्थ फर्स्ट भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वर्स्ट केस को ये आखिरी नोड है। अगर नहीं कहीं पे मिला वहां तक चला गया हूँ और पूरे ट्री में डाटा नहीं मिला तो
number of steps are 2 is by s plus 1 minus 1. As long as you don't have some other property to You don't have a clue कि कहाँ पे डाटा होगा, ठीक है. तो हम अब जरूरत ये नजर आ रही है कि we should have some mechanism कि हमें कोई क्लू मिल जाए कि कहाँ डाटा स्टोर करना चाहिए, तो हम वहीं से ढूंढ लेंगे, ठीक है. तो वो हम अब इसके बाद नेक्स्ट करने की कोशिश करेंगे. टाइम कितना लगे? 15 मिनट्स. मल्टीपल घड़ी से चेक करते हैं. 15:35 वो घड़ी आगे है. किसने की है? आपने की? अच्छा, मेरे पास यहाँ सामने टाइमर चल रहा है. जो भी मुझे नजर आ रहा है, लेट मी शेयर विद यू. मुझे ये व्यू नजर आ रहा था, सॉरी इसने दिखाया नहीं आपको. नहीं, मुझे ये व्यू नजर नहीं आ रहा. चलिए मैं दोबारा से दिखाता हूँ मुझे क्या नजर आ रहा है. हाँ नहीं, मेरे पास नहीं है. तो आपको नजर आ रहा है, मुझे वो नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे, ठीक है जी. लेट मी जस्ट शेयर. हम यहाँ तक पहुंचे थे. चलिए कोई नहीं. देयर इज अ प्रेजेंटर व्यू, ठीक है. वो पावर पॉइंट में होता है, तो मेरे पास प्रेजेंटर व्यू है. आपके पास सिर्फ ये स्क्रीन है जो नजर आ रही है. प्रेजेंटर व्यू में मुझे नेक्स्ट स्लाइड भी नजर आती है. टाइम इस वक्त क्या हुआ है, मुझे कितना टाइम हो गया प्रेजेंट करते हुए, और सारे नीचे ऑप्शन जो कि मैं यूज कर सकता हूँ नजर आ रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा जी, तो ठीक है जी, लेट्स कंटिन्यू. ठीक है जी. तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया था 2 is power h plus 1 minus 1 whole minus 1, ठीक है जी. तो दैट्स द डेफिनेशन. अच्छा, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि शायद आपको वैसे भी नजर आ जाती हैं कि अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है, मुझे नंबर ऑफ नोड्स बताओ कि फॉर एग्जांपल अब ये चैलेंज ये आ सकता है कि मेरे पास डेटा सेट जो है उसमें 32 नोड्स हैं. पॉसिबल, ठीक है, हो सकता है ऐसा ना, या 32, चलिए 32 कह लेते हैं. तो मैं इसको इसमें से ये कैसे निकालूं कि मेरा ट्री कितने लेवल्स का बनेगा अगर मैं कंप्लीट ट्री बनाऊं, क्योंकि मुझे गारंटी देगा ना कि कितने स्टेप्स के बाद मुझे डाटा मिल सकता है पॉसिबल, ठीक है. तो निकालने का तरीका क्या है कि मुझे पता है कि फार्मूला t raised power n is equal to 2 raised power h फाइंड करनी है ना, h plus 1 minus 1, ये फार्मूला है. tn जो है वो मुझे पता है, और बाकी मैंने h यहाँ से फाइंड करना है. तो मैं इसको निकाल सकता हूँ. 1 को उस तरफ ले जाऊंगा, प्लस हो जाएगा 33 आ जाएगा. 33 is equal to 2 raised power h plus 1. लॉग ले लूंगा दोनों साइड्स पे, लॉग बेस 2 लूंगा क्योंकि यहाँ पे 2 को खत्म करना है मैंने, ठीक है. तो लॉग बेस 2 ऑफ 33 is equal to log base 2 of 2 raised power h plus 1, ठीक है. और अगर मैं यहाँ से h plus 1 को पहले ले आऊँ तो ये बन जाएगा log base 2 of 33 is equal to, ये जो h plus 1 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है. h plus 1 log base 2 of 2 which is 1, ठीक है. 2 is power 1 is 2, तो ये आ जाएगा h plus 1 is equal to this. तो h is equal to log base 2 of 33 minus, that's the log base 2 of 33 क्या होता है. अब यहाँ पे मैंने करना ये है कि मुझे log base 2 of 32 तो पता है वो एग्जैक्ट नंबर होता है. क्या 2 की कौन सी पावर 32 होती है? 5. लेकिन ये उससे एक नंबर ज्यादा है, ठीक है. तो मैं ये कहूंगा कि ये मुझे लॉग की वो वाली टर्म 2 की वो वाली पावर फाइंड करनी है जिसमें जो 33 से छोटी ना हो. तो 32 पे नहीं रुकूंगा, मुझे नेक्स्ट पावर फाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज 64. तो दैट इज पावर 6, ठीक है. या अगर इसको देखें तो दैट वुड बी 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है. 5 पॉइंट समथिंग minus 1.
दैट वुड बी 4 पॉइंट समथिंग, है ना। तो मेरा ट्री की जो हाइट होगी वो 4 से ज्यादा होगी, 5 से कम होगी, यही कह रहे हैं ना ये आंसर। 4 पॉइंट समथिंग हाइट होगी, पॉइंट्स में हाइट तो नहीं हो सकती, ठीक है। हाइट होगी या तो 4 होगी, अगर 4 से ज्यादा है तो फिर 5 होगी। तो 4 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 4 से ज्यादा होगी, तो मुझे इसको अपर बाउंड निकालना पड़ेगा या इसका सीलिंग फंक्शन निकालना पड़ेगा। राउंड ऑफ नहीं कह रहा, सीलिंग कह रहा हूं। सीलिंग करूंगा तो 5 होगा, ठीक है जी। राउंड करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, आप कह रहे हैं कि मैं 33 नोट को कहीं 32 में कुछ आगे फिट कर लूंगा, नहीं हो सकते पॉसिबल, है ना। आप पिछले लेवल पे एक एक्स्ट्रा नोट नहीं ऐड कर सकते, अगर 2 की कंडीशन है तो आपको एक नया लेवल ही ऐड करना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट समथिंग लेवल का मतलब है कि 4 लेवल्स पूरे होंगे, लेवल 4 तक पूरा होगा, 5th लेवल पे कुछ नोट्स होंगे, तो ट्री की मैक्सिमम हाइट वुड बी 5, ठीक है। तो दैट्स द फार्मूला। तो फार्मूला वही है, लॉग, अगर ये 32 या ये जो 33 था और ये जो 32 था, इसको अगर मैं कहूँ तो ये कौन सी चीज थी, 2 raised power समथिंग, 2 raised power 5। अगर इस टर्म में बात करें तो जो फार्मूला बनता है, मैंने यहाँ पे 32 + 1 किया था ना, ऐसे ही। तो फार्मूला बन रहा है log base 2 ऑफ n, ये लिखा हुआ +1 - 1, ठीक है जी। तो ये फार्मूला यहीं से बने, मैंने वो कैलकुलेशन करके आपको 4 पॉइंट समथिंग आंसर निकाल के देती, ठीक है। तो वो जो 32 पुट किया था, दैट वाज n या t है, नंबर ऑफ नोड्स। So ये And of course, it can only be properly complete if the result itself is an integer. हाँ, अगर एग्जैक्टली 2 की पावर्स में जितने नोड्स है ट्री को, जब हम कंप्लीट ट्री की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स 2h + 1 - 1 होते हैं। तो अगर उतने ही नोड्स बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं उतना ही डाटा सेट की साइज है, हम कह सकते हैं कि पूरा ट्री कंप्लीट करेगा, वरना ऑलमोस्ट कंप्लीट करेगा। तो ये वाला जो 4.1 वैल्यू है, ये बता रहा है कि कंप्लीट ट्री नहीं बनेगा, ट्री वुड बी ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट की डेफिनेशन इसीलिए आपको बताई थी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया था ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अगर हाँ मैं 32 की जगह नंबर्स की तरफ में बात करूँ तो फॉर्मूला ऐसे ही निकल रहा था कि n = दिस, -1 इधर आके +1 हो जाएगा, लॉग लेंगे तो h + 1 = log ऑफ दिस थिंग, ठीक है। h = log ऑफ दिस थिंग -1, दैट्स द फार्मूला, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी सी थी, इससे आप निकाल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ नोड्स पता हो तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट बनेगी। ये जब हम एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये हाइट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी इनिशियली। आपको पता होगा डाटा सेट में 1000 वैल्यूज हैं, एरे कितने साइज की बनी, Don't tell me you're going to implement it on an array. क्यों नहीं, It just feels gross. नहीं, देयर आर एप्लीकेशंस जो कि ट्री को एरे में इंप्लीमेंट करने पे ही हो सकती हैं, वरना नहीं हो सकती। ट्रीज को एरे में ना इंप्लीमेंट कर रहे इज इनएफिशिएंट, you cannot jump to a specific node and there are applications जो कि कहती हैं कि अगर डायरेक्ट एक्सेस कहीं से ट्री में डाल देना तो ये बहुत टॉप की एप्लीकेशन, कंप्रेशन एल्गोरिथम्स हैं इसके ऊपर, ठीक है। ट्रीज को एरे में इंप्लीमेंट करने से एक बहुत मजे का, बहुत पहला जो कंप्रेशन एल्गोरिथम बना था वो इसी के ऊपर बना, ठीक है। कि अगर ट्री को एरे में रख दिया जाए तो मैं इसकी बहुत बेहतरीन कंप्रेशन डाटा जा सकता हूं, जो कि सारे कंप्रेशन एल्गोरिथम्स की बेस है। Open coding. That's it. Right. That's implemented in an array. ठीक है जी। तो देयर आर एप्लीकेशन जो कि ट्री को एरे में डालने से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको दोनों तरह से पढ़ा रहे हैं। जब आप बाद में कभी जाएं इंटरव्यू के लिए तो वहां पे अगर वो कंपनी स्पेसिफिकली काम इस चीज में कर रही है, कंप्रेशन में और डाटा कंप्रेशन में, तो पहली चीज पूछेंगे, बेसिक एल्गोरिथम पूछते हैं कि आपने अपना कोडिंग की होगी, ट्री को ऐसे बना सकते हैं, आपके बन ही नहीं सकता। Thank you very much for coming. We wasted 5 minutes of our time, but go home. हाँ, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए डाटा स्ट्रक्चर जब हम यहाँ पे पढ़ाते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं कि यू शुड नो कि कहाँ पे क्या मसला बन सकता है अगर मैं इसका इम्प्लीमेंट करूँ। ये सीखने का टाइम है ना, दैट्स नॉट द बैटल ग्राउंड, दैट्स द टाइम जहाँ पे आप सीख रहे हैं, तो जो मर्जी सीखें, ठीक है। बाबर आजम जब ऐसे नीचे झुक के पीछे को चक्का मारते थे तो उसने पहली बार ट्राई नहीं किया था, ठीक है। या वो किसने चक्के मारे थे इनको, ब्रेंडन टेलर ने मारे थे पहले मैच में, वो फास्ट बॉल करा रहे इतनी तेज गेंद आ रही है, यहाँ पे इसने यहाँ से छक्का मार दिया पीछे। फिर कमेंटेटर ने बताया कि पिछली सीरीज में हमेशा इसने आउट होता रहा क्योंकि ये क्विक नहीं है कि ये पुल कर सके, तो इसने सीखा है कि मैंने पुल नहीं करना, मैंने नीचे होकर यूं कर देना, बस बैठ के छक्का चला देगा पीछे, तो 2 छक्के मारे थे।
लेकिन यकीनन उसने पहली बार ही वो वहाब रियाज को ट्राई नहीं किया था, शाहीन शाह को ट्राई नहीं किया था। उसने पहले 1000 दफा अपने बॉलर्स को ट्राई किया होगा। इवेंचुअली उसने कहा अब मैं एक इंटरनेशनल मैच के अंदर ये ट्राई करके दिखाता हूं, मुझे छक्का मारना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटल ग्राउंड अभी नहीं है। हाँ, एग्जाम में हम आपसे ऐसी चीजें करा सकते हैं जब आपने पहले बेसिक्स की। एग्जाम में तो फिर आप फैसलाबाजी मोड में आ जाते हैं। फैसलाबाजी मोड अभी आपने देखा नहीं है। चलें, नहीं वैसे एग्जाम में तो बड़ा अच्छा आपने एक सिनेरियो बनाया होता, बड़ा सोच के उसका सोल्यूशन निकाल के कि ये कितने टाइम में हो जाएगा। चलें लेट्स सी। नहीं, क्योंकि हम भी यहीं से गुजरे थे। जब इस तरह के चैलेंजेस अब एग्जाम में देखते हैं तो आप रेडी होते हैं एटलीस्ट एक ऐसी चीज आ सकती है जो कि मुश्किल हो, ठीक है। अदरवाइज हमने ऐसे लोग भी देखेंगे जिनसे आप इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ना कि ये चीज, तो वो एकदम से कहते हैं ये पूछी क्यों आपने। दैट्स अ माइंडसेट जो कि नहीं होना चाहिए। एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, एज अ प्रोग्रामर, आप हर चीज के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम तो कोई भी आ सकता है। अभी आप ये तो नहीं कह सकते कि दुनिया में चीज होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं नहीं करूँगा, ठीक है। पेंडेमिक आ गया, डाटा साइंस सारी उसी की तरफ घूम गई है। ये प्रेडिक्ट करें यार कहाँ पे क्या हो सकता है या कैसे जेनेटिक्स में घुसे हैं, बताएं कि ये कौन सी जेनेटिक्स जो है वो इसको बचा सकती हैं, कौन सी चीजें बचा सकती हैं। मजबूरी में वही प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े, इसलिए ये तो नहीं कहोगा अच्छा आगे मत करो, खुद ही निपटो, मैं नहीं कुछ करता, ठीक है। तो दैट्स अ माइंडसेट। अच्छा जी, तो ये डेफिनेशंस हमने भी कर ली बड़ी डिटेल में। ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री की भी बात मैंने आपसे कर दी है ना, ठीक है। दैट्स द एक्सपीरियंस जिसकी वजह से सारी बातें मैं आपसे कर चुका था। हाँ जी जी, कुछ मिस हुआ ये ऑलमोस्ट। अच्छा ये ऑलमोस्ट नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं। तो ड्राइंग पे नहीं जाना, ठीक है। कभी भी देखेंगे वाकई क्या हर लेवल पे नोट्स पूरे हैं कि नहीं। तो इस स्लाइड पे जो राइट साइड पे ट्री है उसके अंदर देखें तो सेकंड लास्ट लेवल का जो सेकंड नोड है उसके चिल्ड्रन नहीं है। तो लास्ट लेवल लेफ्ट टू राइट फिल नहीं हो रहा। दो नोड्स लेफ्ट टू राइट आए थे, इसके दोनों चिल्ड्रन यहाँ पे होने चाहिए थे, तब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है कि राइट पे कुछ मिसिंग है। तो इसके भी दोनों चिल्ड्रन नहीं है, इसके भी चिल्ड्रन नहीं है, तो यहाँ पे नोड्स मिसिंग है। तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट। ये फुल ट्री है कि नहीं? It is full tree here. सबके दो चिल्ड्रन हैं लेकिन सीक्वेंस में नहीं, इसलिए कंप्लीट नहीं है, फुल है, ठीक है जी। Isn't this definitely way too lenient of, I mean, consider the left, the tree on the left. हाँ Isn't that too simple of an example? हाँ ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट तो ऐसे ही होगा ना। मैं यहाँ पे नोड ऐड कर सकता था, यहाँ पे रोक सकता था या यहाँ पे रोक सकता था, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट इतना ही सिंपल होगा। क्या आप लास्ट लेवल पे देखें सारे नोड्स नजर आ रहे हैं, सारे पेरेंट्स के चिल्ड्रन होने चाहिए, दोनों होने चाहिए, तो दैट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो कंप्लीट ट्री में सारों के होने चाहिए दो चिल्ड्रन, ठीक है। लास्ट लेवल पे सारे लीव्स पूरे होने चाहिए। अच्छा जी, गेस करें ये चारों ट्रीज की क्या क्या हैं। आपके पास दो डेफिनेशन में से दोनों में भी फिल कर सकते हैं, फुल और कंप्लीट। पहला ट्री, चलिए वन वर्ड पूछता हूँ, आप बताएंगे ये जो पहला ट्री है लेफ्ट पे टॉप पे, ये फुल है? ये मैंने स्पाइडर्स यहाँ पे बिठाए हैं जो आपको कभी गलत आंसर भी बताएंगे, कभी ठीक आंसर भी बताएंगे। अपनी सोच में रहना है। This isn't discrete math. This isn't discrete structure, sir. We're not the genies in the exam. ये वाला स्ट्रक्चर वाला बताए नहीं, ये कंप्लीट फुल है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ फुल है कहाँ पे? सर ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर, वो लेफ्ट टू राइट कंप्लीट है। सोच आराम ना से एक एक नोड को देख के बताएं कि हर नोड के दो चिल्ड्रन या जीरो चाइल्ड है। कोई नोड ऐसा नहीं जिसका एक चाइल्ड हो? एक चाइल्ड है, इस नोड का एक चाइल्ड है ना, तो फुल नहीं है, ठीक है। कंप्लीट की बात करते हैं तो इसका राइट भी नहीं है, इसके लेफ्ट राइट दोनों नहीं है, तो लास्ट लेवल पे मिसिंग है, तो फुल भी नहीं है, कंप्लीट भी नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट, बिल्कुल किसी काम का नहीं। इसमें सारों के दो दो चिल्ड्रन या इसका एक चाइल्ड है, तो ये भी फुल नहीं है।
But it is almost complete. लेकिन लेवल्स कंप्लीट है, आखिरी लेवल पे लेफ्ट राइट तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, नॉट फुल बट ऑलमोस्ट कंप्लीट। इस वाले में सबके 2 चिल्ड्रन मौजूद हैं लेकिन लास्ट लेवल पे कंप्लीट नहीं, तो कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं है, फुल। और ये This is both full and almost. both full and almost complete, ठीक है। तो that's the kind of tree जो हम चाहते हैं, ठीक है जी। जी Fully, almost full. Almost full, full है। तो इधर फुल नहीं होना चाहिए ना लास्ट वाले में, क्यों? सही, क्योंकि उसकी अच्छा नहीं कंप्लीट होना तो चाहिए, नहीं, complete नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट कंप्लीट, देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट। ज़हन में रखें कंप्लीट तो बहुत बुकिश है, वो तो हर दफा आपको गारंटी भी नहीं है ना कि इतनी कंप्लीट होगा। ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ करेगा क्योंकि नंबर डाटा सेट कितना है वो तो आपने नहीं कह रखी है ना, उस तरीके से आपको एक प्रॉब्लम मिला उसमें डाटा ही इतना है तो वो जितना भी है उसी पे ट्री बना दें, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट को ही आप मान लेंगे दैट्स कंप्लीट। It is for the almost though. हम्म, It is for the almost though. हाँ लिख सकता हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन एक फोटो है, फोटो को फिर एडिट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट को ही कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप कंप्लीट इसलिए लेके जाएंगे कि आप एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन रियल सिचुएशंस में हमेशा ऑलमोस्ट कंप्लीटली आपके पास होगा। अच्छा जी, तो अच्छा अब आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि एक बाइनरी ट्री अगर 5 नोड्स का है तो उसके मैक्सिमम कितने लेवल्स हो सकते हैं? मैक्सिमम Maximum. 0 से काउंट करते हैं, तो 4 लेवल्स हो सकते हैं कि हर नोड का एक एक चाइल्ड। दैट्स द वर्स्ट शेप, वर्स्ट पॉसिबल शेप ऑफ So to तो इसी की बेस्ट केस बनाएंगे तो वो फार्मूला आपके पास था 2h + 1 - 1 से आप हाइट निकाल सकते थे, ठीक है। तो वो ऊपर लिखी हुई है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ, अगर आपके पास ट्री है, ठीक है, ये एक्चुअली पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट है h-1 कंप्लीट है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं? 2h मिनिमम और 2h + 1 - 1 मैक्सिमम। कैसे कि आखिरी लेवल पे सिर्फ एक नोड हो, दैट वुड बी 2h नोड्स। पूरे ऊपर वाले 2h - 1 है और आखिरी लेवल पे एक ही नोड है। तो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स ये होते हैं कि आखिरी लेवल पे सिर्फ एक नोड है, दैट वुड बी 2h, क्योंकि उसे पीछे वाले सारे लेवल पे 2h - 1 नोड्स थे ना, तो एक नोड ऐड हुआ तो 2h नोड रहेगा। और अगर मैक्सिमम देखा जाए तो वो हमने फॉर्मूला देखा था 2h + 1, तो 2h से लेकर 2h + 1 - 1 के बीच में एक ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री के अंदर नोड्स होंगे, मिनिमम इतने और मैक्सिमम, ठीक है जी। हाइट भी निकाल लिया था, डेफिनेशन ये हम देख चुके थे सारी। अच्छा अब हम एक नई चीज पे आ गए, बैलेंस बाइनरी ट्री। ये आखिरी डेफिनेशन है, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली टाइम हमारा वाकई अब हो चुका है, या इनफैक्ट मैं ये डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये फिर थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस बाइनरी ट्री से हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू जी।